स्टूडेंट, तो कल वाले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा गया था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ था, या उसी को स्टूडेंट हम लोग बोला गया था किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल में क्या था कि एक पॉइंट पे जहाँ बहुत सारे करंट, कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ करंट जा रहे हैं, तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि उस पॉइंट पे जो नेट अमाउंट ऑफ करंट होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट दैट ऑन जीरो। तो अब उसके बाद स्टूडेंट आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ। स्टूडेंट क्या है? किरचॉफ्स सेकंड लॉ। हम लोग लास्ट टर्म पे देखा गया था कि करंट जब फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखा गया था। जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या था? नेगेटिव था। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव था। ऐसे ही ईएमएफ में जब हम लोग कहाँ जाते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं, और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे की ओर जाते हैं तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट? पॉजिटिव लिखते हैं, और बड़े वाले डंडे से छोटे की ओर जाते हैं तो निगेटिव। तो आज हम लोग देखें किरचॉफ सेकंड लॉ कहते हैं कि सपोज एक हमारे पास क्या है, एक लूप है जिसमें बहुत सारे क्लोज सर्किट हैं, जिसमें एक ईएमएफ रख ले, जैसे E1 है, एक सेल लगा है जिसका ईएमएफ क्या है? E1 है, और वो किससे जुड़ा है? एक रेजिस्टेंस R1 से जुड़ा है। और फिर दूसरा बैटरी है, दूसरी सेल है या बैटरी ले लें जिसका ईएमएफ कितना ले लें स्टूडेंट? दिस इज द E2। ये दूसरे रेजिस्टेंस R2 से जुड़ा हुआ है, ये दोनों क्लोज लूप हो गए। तो अब इसको स्टूडेंट, इसको सपोज करिए कि A है, B है, ये C है, तो ये भी एक पॉइंट ले लें, F ले लें, बाद में हम लोग इसको देखा जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक क्लोज सर्किट, एक क्लोज लूप हो गई। ऐसे ही एक क्लोज लूप इसमें और जुड़ा हुआ है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस R3 जुड़ा हुआ है, दिस इज योर R3। तो हमारे पास क्या सर्किट क्या बन जाएगी? A B C, दिस इज D E एंड F, जो मैंने पहले बना रखा था। तो अब देखें इस सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। किसकी वजह से? इस ईएमएफ E1 की वजह से, E2 की वजह से, और रेजिस्टेंस R1 R2 R3 की वजह से। तो मान लें कि स्टूडेंट इसमें जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, ले लें, चलिए करंट इसमें ले लें, I1 ले लें, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसको I2 ले लें, I2 ले लें। तो देखिए ये करंट इधर से आएगा I1 और ये I2 इधर से आएगा, दोनों मिलके इस पॉइंट C पे आएंगे, दोनों मिलके ऐसे मुड़ के जाएंगे, तो यहाँ जो करंट फ्लो हो जाएगा स्टूडेंट आपका वो I1 प्लस I2 फ्लो होगा। और यहाँ फिर आएगा तो ये I1 प्लस I2 आएगा, तो I2 अपने रास्ते चले जाएगा, I1 अपने रास्ते से चले जाएगा। तो मान लीजिए कि एक क्लोज लूप है, A B, एक सर्किट है A B C D E F A। पहले वाले लूप में A B C F A में क्या लगा है? दो EMF सोर्स लगे हैं, पोटेंशियल सोर्स लगा है E1 एंड E2, रेजिस्टेंस R1 R2 है, दूसरे में रेजिस्टेंस R3 है। तो पहले की वजह से करंट I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे की वजह से I2, ये दोनों करंट मिलके R3 के क्रॉस जा रहे हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि जो EMF सोर्स लगे हैं, नेट EMF सोर्स और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, फिर से सुने, जो EMF सोर्स है और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उन दोनों का अलजेब्रिक सम, उन दोनों का अलजेब्रिक सम किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी भी क्लोज लूप में हमेशा जीरो होता है। फिर से सुने कि ए EMF सोर्स है E1 E2, और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप R1 के क्रॉस होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप R2 के क्रॉस होगा। तो इन दोनों E1 और पोटेंशियल ड्रॉप R1 I1,
E2 पोटेंशियल ड्रॉप I2 R2, इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में जो नेट पोटेंशियल का जो नेट EMF है वो पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होता है। तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ, दिस इज आल्सो कॉल्ड लूप लॉ, लूप लॉ। तो लूप लॉ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, EMF E एंड IR का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो स्टूडेंट 0 होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं समेशन E माइनस समेशन IR इज 0 और समेशन E इक्वल टू समेशन IR मीन्स algebraic sum of potential drop is equal to the algebraic sum of EMF containing in a closed loop। समझ में आ गया? अब चले अप्लाई करते हैं इसी को, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं इसी को, इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो लेट अस अप्लाई दिस इन क्लोज लूप ABCFA। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें जब इसमें अप्लाई करेंगे ABCFA में, अप्लाइंग KVL इन लूप ABCFA, स्टूडेंट क्यों हम वापस A ले रहे हैं? क्योंकि कोई भी लूप क्लोज तब होगा जब जिस पॉइंट से हम लोग चल रहे हैं उसी पॉइंट पे वापस आए। तो यदि मान लो आप लिखते ABCF तो इतना वाला पोर्शन ओपन रह जाता, इन दैट केस सर्किट क्लोज नहीं होती, ये लूप आपका क्लोज नहीं होता। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ABCFA, तो एक क्लोज लूप हो गया। क्या लिखेंगे? देखें स्टूडेंट, करंट ऐसे चल रहा है और हम लोग भी ऐसे चले, देखें करंट ऐसे चल रहा, हम लोग भी ऐसे चले, A से B चले, B से C चले, C से F चले, F से A। तो जब करंट के डायरेक्शन में लगते हैं तो हम लोग मार्किंग कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस माइनस और माइनस प्लस, ऐसे मार्किंग कल बताए थे ना करने के लिए, पहले लेक्चर में हमने बताया था। तो जब हम लोग निगेटिव पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चलते हैं, देखें निगेटिव साइन से पॉजिटिव चलेंगे तो क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। तो माइनस I1 R1 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। तो देखें ये लो से हाई चल रहा है, लो से हाई चल रहा है, तो जब भी करंट लो से हाई चलेगा तो क्या होगा, उसके पास पोटेंशियल गेन होगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस E1। अब देखें यहाँ से जब वापस चल रहे हैं तो करंट तो आ रहा है ऐसे, हम लोग जा रहे हैं ऐसे, करंट आपका आ रहा है जा रहा है ऐसे। देखें इस वाले सर्किट में करंट ऐसे जा रहा है ना, लेकिन हम लोग तो ऐसे जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि देखें ये बड़े से छोटे की ओर आप जा रहे हो तो क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, तो E2 लिख देंगे। और यहाँ देखें करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे I2 R2। तो अब देखें क्या मिल जाएगा, E1 माइनस E2, और ये वाला इधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो स्टूडेंट निगेटिव टर्म क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो I1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ए जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, I2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। देखें इस सर्किट में हमने अप्लाई, इस लूप में अप्लाई कर दिया। आल्सो इन लूप, आल्सो इन क्लोज लूप, किस में देखें, चले हम लोग मान लें कि ऐसे चले, F C D E F, F C D E F, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, देखें आप जाएंगे तो माइनस I2 R2,
क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, और प्लस E2 लिखेंगे। अब देखिए फिर इधर करंट के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो माइनस एक करंट कितना है I1 प्लस I2, ए वाला करंट I2 यहाँ आके मिलेगा और I1 यहाँ से आके मिलेगा, दोनों इस जगह पे मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब देखें पूरा उधर टर्म लेके जाएं तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2। देखिए स्टूडेंट दिस इज योर किरचॉफ्स लॉ, यही आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है, जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं, या किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं। अब एक चीज़ आपका कंफर्म है, यदि दोनों साइड में हम लोग Q का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बैटरी का एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो मिल जाएगा। तो ये असलियत में किरचॉफ सेकंड लॉ ये भी बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ सेकंड लॉ का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। क्लियर स्टूडेंट, एक बार देख ले, इसको नोट करें, फिर आगे इसके एग्जाम्पल हम लोग देखें। चले स्टूडेंट देखते हैं, न्यूमेरिकल है। ओके स्टूडेंट देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ के लॉ पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये क्योंकि एग्जाम्पल कह रहा है कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखें, कह रहा है स्टूडेंट की एक सर्किट है, चलें इसको सर्किट का नामकरण कर देते हैं हम, यहाँ से कर दें A B C कर लें, D कर लें, E कर लें, दिस इज पॉइंट F। एक सर्किट है A B C D E F A, कह रहा है कि इस R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जो R के क्रॉस करंट फ्लो हो स्टूडेंट शुड बी 0। फिर से सवाल सुने, कह रहा है कि इस R की वैल्यू इस सर्किट में क्या होनी चाहिए कि करंट अक्रॉस R, इस R में जो करंट फ्लो हो वो 0। ठीक है, तो देखें करना क्या है, बड़ा आसान सा है। तो जब स्टूडेंट देखें, जब इस सर्किट में कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करें। तो सपोज करें कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 फ्लो हो रहा है इस वाले ब्रांच में, CF में लेट द करंट across CF the current is I1। सो I1 कितना लिख देंगे, देखें I1 जो हो जाएगा स्टूडेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या करंट निकल जाएगा। तो ये 9 माइनस 6, दिस इज योर 6, और हम लोग कितना रेजिस्टेंस है 2, तो ये कितना आ गया 6 9 माइनस 6 3/2 एम्पियर आ गया। मतलब अपना जो I1 आ गया वो कितना आ गया 3/2 एम्पियर इसमें। ठीक है, अब क्या करना है, हमको R निकालना है। तो कोई नहीं, हम लोग पूरे सर्किट को कंसीडर कर लें, पूरे सर्किट
A B D F A. Now applying KVL in closed loop AB CD AB लिख सकते हैं CDE FA। तो जब कंसीडर करेंगे तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस देखें, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच, ए वाले तो हमसे कोई मतलब नहीं है। अब इस वाले से कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, इस वाले ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग ए बी सी डी ई एफ, ए से मतलब है, तो इस वाले को छोड़ दें। तो जब छोड़ देंगे स्टूडेंट तो कितना देखें, 9 - 3, टोटल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 9 - 3 इज इक्वल टू कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे 2 + R, 2 + R। तो देखें, और करंट कितना हो जाएगा, देखें टोटल रेजिस्टेंस, करंट हम ले लें, मान लीजिए करंट इसमें क्या फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I1 लिया तो I2 ले लें, तो करंट I2 ले लें, और जो I2 होगा स्टूडेंट ये I1 के बराबर ही तो होगा 3/2, ठीक है। अरे जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही करंट तो इसमें भी फ्लो होगा ना, तो ये I1 I2 के बराबर होगा। हमने क्योंकि बैटरी यहाँ अलग, SL यहाँ अलग है, तो हमने I2 कह लिया, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, I1 I2 बराबर होंगे। तो अब देखें, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 + R, ये I1 लिख सकते हैं, या 2 + R, I1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 3/2 है, और ये कितना हो जाएगा, 9 - 3 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो देखें ये लिख सकते हैं 6 = 3/2 और 2 ओम + R ओम, तो 3 ने 6 को काटा, 2 हुआ, तो 2 × 2 = 4, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, 4 = 2 + R, तो R कितना आ गया, ये R अपना हो जाएगा 2 ओम, मतलब इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस, यदि हम लोग 2 ओम इसको जोड़ दें तो स्टूडेंट कोई भी करंट CDE में फ्लो नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट, नोट करें इसको और देखें।